Yes, very good morning, dear students. Today we will start chapter number 15, BRS. That is a bank reconciliation statement. Okay, full form, BRS, Bank Reconciliation Statement. What is the bank reconciliation statement? Actually, usually all the firms open a current account with the bank. हर कोई अपनी फर्म जो है करंट अकाउंट ओपन करती है बैंक में, ठीक है, और उसकी खुद भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड रखने के लिए खुद अपनी कैश बुक बनाती है और उस कैश बुक में बैंक कॉलम बनाती है। पता है आप सब लोगों को, आपने कैश बुक खुद प्रिपेयर किया है, आपको पता है उसमें दो कॉलम्स होते हैं, कैश कॉलम और बैंक का कॉलम। सो बैंक ऑल्सो ओपन अ सेपरेट अकाउंट फॉर ईच फर्म। सभी फर्म के लिए वो एक अलग से उनके अकाउंट ओपन करता है, ठीक है, और एंटर करता है ऑल दी ट्रांजेक्शन्स। क्लियर है? मतलब बैंक भी कर रहा है हम लोगों के लिए और हम लोग भी कर रहे हैं बैंक के लिए, ठीक है। सो बैंक क्या करता है, supplies a copy of the firm's account in its ledger to the firm for information। जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो सप्लाई करता है एक कॉपी की फॉर्म में। कॉपी क्या होती है ये? तो दिस कॉपी इज कॉल्ड पासबुक। जो आपको भी पता होगा, आप लोगों ने आपके घर में भी आपके पेरेंट्स का अकाउंट होगा या आप लोगों का अकाउंट होगा, तो आपको पता है कि बैंक एक कॉपी इशू करता है, तो उस कॉपी पे वो अपनी सारी जो भी रिकॉर्ड करके देता है आपको ट्रांजेक्शन, तो उसको कहते हैं हम पासबुक, ठीक है। तो ये वही पासबुक की बात मैं कर रही हूँ। तो करंट अकाउंट में भी पासबुक होती है। सो दिस कॉपी ऑफ द फर्म अकाउंट सप्लाइड बाय द बैंक इज कॉल्ड बैंक पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट। ओके, अब होता क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं एंटर विद द बैंक आर रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक्स। होता क्या है कि ये दोनों बुक्स में रिकॉर्ड करनी होती है। बैंक अपनी तरफ से करता है और फर्म अपनी तरफ से करती है। So there should be no difference between the balance shown by the cash book। तो इसलिए कैश बुक और पासबुक में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं सेम ट्रांजेक्शन्स को, तो टोटल शुड बी इक्वल, दोनों का टैली होना चाहिए। So the balance of two books must tally with each other। So because when the money is deposited into the bank, चाहे मनी डिपॉजिट हो रही है, फर्म एंटर्स इट ऑन द डेबिट साइड। अब जब भी मनी हम डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, तो फर्म इसको अपनी डेबिट साइड में शो करती है, पता है ना आप लोगों को, ठीक है, और बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक आपका इंक्रीज हुआ है इससे। एंड द सेम टाइम बैंक ऑल्सो एंटर, बैंक भी इसको एंटर करता है, वो उसको दिखाता है क्रेडिट साइड पे। ओके, हम डेबिट में दिखा रहे हैं और बैंक इसको क्रेडिट पे शो करता है। ओके, सो ऑन द अदर हैंड व्हेन मनी इज विड्रॉन, जब हम मनी निकालते हैं फ्रॉम द बैंक, तो फर्म एंटर करती है इसको अपनी क्रेडिट साइड पे। पता है ना आपको, जब पेमेंट साइड या जो आपकी क्रेडिट साइड है, जब हम पैसा निकालेंगे तो कैश विल बी डिक्रीज, तो वो कहाँ शो होगी? आपकी क्रेडिट साइड। ओके, बैंक कॉलम के बैंक कॉलम में से आप उसको रिड्यूस करते हो। एट द सेम टाइम बैंक ऑल्सो एंटर इट ऑन डेबिट साइड। सेम टाइमिंग पे बैंक जो है वो उसको डेबिट साइड पे दिखाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम क्रेडिट कर रहे हैं तो बैंक डेबिट कर रहा है, जब हम डेबिट कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट कर रहा है। पॉइंट आपको ये क्लियर करना है, ठीक है। Hence, all the entries recorded on the debit side of the cash book must tally with entries recorded on the credit side। अब यहाँ होना क्या चाहिए कि जितनी भी डेबिट साइड की रिकॉर्ड की गई एंट्रीज हैं कैश बुक में, वो सारी टैली होनी चाहिए बैंक यानी कि पासबुक जो है, बैंक की जो पासबुक है उसकी क्रेडिट साइड की एंट्रीज के साथ, ठीक है। आपको क्लियर होगा कि जो हमारी डेबिट है वो बैंक की क्रेडिट है और जो हमारी क्रेडिट है वो बैंक की डेबिट है। इट मीन जो मेरी डेबिट है वो बैंक की क्रेडिट के साथ टैली होनी चाहिए और जो मेरी क्रेडिट है वो बैंक की डेबिट के साथ टैली होनी चाहिए। बिल्कुल सेम अमाउंट आनी चाहिए, सेम टोटल आना चाहिए, ठीक है। और कई बार ऐसा हो जाता है भी बैंक जो है फिर भी कुछ कई बार टैली नहीं हो पाता, मतलब सम टाइम इट्स हैपन कि दैट दीज टू बैलेंसेस डू नॉट टैली। ये किस वजह से हो सकता है? बिकॉज ऑन अ सर्टेन डेट इट इज पॉसिबल दैट देयर मे बी सम एंट्रीज व्हिच मे हैव बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट इन द पासबुक, एज एंड वाइस वर्सा। कुछ भी हो सकता है ऐसा कि जैसे ही हम लोग चेक इशू करते हैं, जैसे सपोज मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको, जैसे ही फर्म चेक इशू करती है तो उसी टाइम पे वो बैंक में से अपना डिडक्ट कर देती है। लेकिन अब हो सकता है जिसको मैंने चेक इशू किया, अगर मैं फर्म हूँ और वो पर्सन अभी प्रेजेंट, उसने कराई ही नहीं, आगे जाके बैंक से उसने कैश नहीं कराया, तो बैंक तो तब तक नहीं उसको माइनस कर सकता जब तक कि उसके पास वो पर्सन नहीं आएगा, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन में कुछ एक दो दिनों का डिफरेंस आ सकता है और तब तक के लिए जो टोटल है वो टैली नहीं होगा। क्लियर है आपको?
तो स्टेटमेंट इज देयरफॉर प्रिपेयर्ड टू आइडेंटिफाई द रीजन, यहाँ से ये पॉइंट क्लियर कर लेना। A statement is therefore prepared to identify the reasons for the difference। अब ये जो differences आए हैं इसको identify करना है हमें, ठीक है, and to reconcile the balances। अब इसको reconcile करना है, जो differences हुए हैं उसको reconcile करना है, ठीक है, इन balances को of the two books, दोनों books के साथ मैच करना है। So such a statement is called, इसी statement को we will called bank reconciliation statement। यही आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। एक इसकी डेफिनेशन गिवन है आपके पास, वो आप कर लो। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू द रिकंसाइल द डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड बैंक पासबुक। बैंक बैलेंस दोनों का देखना है, अपने कैश बुक का भी और पासबुक का, उनके जो बीच का जो डिफरेंस है उसको यहाँ पर रिकंसाइल करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है, देन उसको रिकंसाइल करना है। दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं ताकि जो डिफरेंसेस है वो हम इसमें क्लियर करते हैं, ठीक है। अब इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कॉजेज हो सकते हैं? हमारे पास टू टाइप के कॉजेज हैं, कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इन कैश बुक एंड पासबुक। हमारे पास टू टाइप के कॉजेज हैं, ठीक है, ये मैं आपको नोट कर देती हूँ साथ साथ। टू टाइप के कॉजेज में फर्स्ट आपके पास आ रहा है डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप। टाइम गैप की वजह से आपके पास ये डिफरेंस हो सकता है, ये कॉज हो सकता है, ठीक है, इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। सेकंड डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर कमिटेड, कुछ गलती हो जाती है, एरर कमिटेड इन द रिकॉर्ड, ठीक है, इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन जो भी है इसमें गलती होने की वजह से ये कारण हो सकता है कि ये डिफरेंसेस आ जाएं। फर्स्ट आपका है टाइम गैप और सेकंड है आपका एरर कमिटेड, ठीक है। तो फर्स्ट आपका मैं करवा रही हूँ, फर्स्ट डिफरेंस इज कॉज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। इसके अकॉर्डिंगली जैसे मैं फर्स्ट आपका पॉइंट लेके चल रहे हैं हम, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इन द बैंक। चेक्स issued but not presented, प्रेजेंट नहीं किए गए हैं इन द बैंक, मतलब बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है। तो सिंपल सी बात है, चेक जब आप इशू करते हो, मैंने यही एग्जांपल अभी आपको क्लियर किया है, चेक जब भी आप इशू करते हो तो हम फर्म के कैश बुक में उसी वक्त इसको डिडक्ट कर देते हैं अपनी तरफ से, लेकिन ये बैंक उसको तभी डिडक्ट करेगा जब चेक वहां पर प्रेजेंट होगा, आएगा पेमेंट करने के लिए, पेमेंट लेने के लिए, ठीक है। और जब बैंक उसको पेमेंट कर देगा उसके बाद वो उसको डिडक्ट करेगा, ठीक है। अब अगर इन बिटवीन सपोज कर लो उसी बीच में 31 मार्च आ जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर मेन चेक करना होता है, ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का कारण यही है कि जब हम 31 मार्च को अपनी क्लोजिंग करते हैं तो तभी हम ये सब कुछ चेक करते हैं। अगर ये ड्यूरिंग 31 मार्च ऐसा हो गया कि हमने 30 या 31 मार्च को कोई चेक इशू किया, हमने तो इमीडिएटली उसको अपना माइनस कर दिया, लेकिन वो पर्सन जो है जाके अप्रैल में पहुंचा उसके प्रेजेंट करते हैं, मतलब 1 अप्रैल 2 अप्रैल किसी भी, अब बीच में क्या हो गया, वो गैप आ गया, तो वो पर्टिकुलर टाइम गैप की वजह से ये दोनों बुक्स आपस में मैच नहीं हुई। क्लियर है आपको? सेकेंड है चेक्स पेड इनटू बैंक। नेक्स्ट आपका चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड। क्या हुआ कि चेक पे कर दिया, जैसे व्हेन फॉर्म रिसीव चेक, जैसे मैंने सपोज कर लो अपने कस्टमर से चेक रिसीव किया, सो दे आर इमीडिएटली डिपॉजिटेड द बैंक फॉर कलेक्शन। मैंने तो भेज दिया साथ के साथ बैंक में कलेक्शन के लिए, मेरे को लग रहा है कि मैंने अपना बैंक में भेज दिया और मैंने अपनी कैश बुक में अपने उसमें ऐड कर लिए अमाउंट, यानी कि मेरा बैंक, मेरा कॉलम जो है डेबिट साइड जो है इंक्रीज हो गया। लेकिन अब बैंक को भी तो उसके प्रोसेस करना पड़ता है, हो सकता है कि उस चेक को प्रोसेस करने में, मतलब जब तक कि वो प्रोसेस हो तो 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। कहीं पर होता है सेम बैंक का होता है तो साथ के साथ हो जाता है, लेकिन अगर वो किसी और अदर बैंक का चेक है तो उसमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो हो सकता है कि जब तक वो उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो हमारे बैंक अकाउंट में आके उसका टोटल नहीं ऐड होगा, ठीक है, लेकिन हमारे में वो ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी टाइम गैप की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये भी 1 या 2 दिन या 4 दिन ऐसे कुछ टाइमिंग का जो है डिफरेंस हो सकता है, तो इसीलिए ये टाइम गैप के अंडर आएगा ये पॉइंट। थर्ड है चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन।
सेम यही पॉइंट है, लेकिन इसमें आगे थोड़ा सा चेंज आएगा। वो क्या है देखो, हमने तो चेक पे किया है, मतलब चेक भेज दिया है बैंक में कलेक्शन के लिए, बट डिसऑनर, अब ये डिसऑनर हो गया है, मतलब कि उस पर्सन ने आपको ये चेक दिया है, उसकी उसकी अकाउंट में प्रॉपर अमाउंट जो है वो नहीं है, डिसऑनर हो गया है वो। ओके, डिसऑनर्ड बाय द बैंक। अब अगर डिसऑनर हो गया तो इसका मतलब उसमें पेमेंट आएगा ही नहीं, लेकिन फर्म ने उसको ऐड कर लिया है और बैंक में वो ऐड नहीं हुआ डिसऑनर होने की वजह से, तो ये रीजन हो सकता है कि डिफरेंसेस दोनों में आ जाए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब बैंक में अगर आप सपोज पैसा डालते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो आपको चार्ज वो मिलता ही है, ऐड होता ही रहता है, और इंटरेस्ट जो है वो बैंक आपको देता है। अब यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब फर्म के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फर्म इसको ऐड नहीं करता है, लेकिन बैंक इसको ऐड कर लेता है। तो बैंक ने तो इसको ऐड करना ही है, जैसे अब मान लो वो क्वार्टरली इंटरेस्ट ऐड करते हैं या कुछ भी, तो हमें नहीं पता कि उन्होंने क्वार्टरली कितना हमारा इंटरेस्ट बना, और उसके अकॉर्डिंगली वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, ये पासबुक में अब इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कैश बुक में ये डिक्रीज हो जाएगा इतने अमाउंट से, क्योंकि इस चीज की इंफॉर्मेशन जो है वो फर्म को नहीं है कि कितना इंटरेस्ट मिला है। इसके बाद है इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। कोई भी आप बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक से आप एक्स्ट्रा अमाउंट निकालते हो बीच बीच में कई बार, क्योंकि करंट अकाउंट है तो आपको पता ही है नेगेटिव भी हो जाता है, और आप उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट भी निकालते रहते हो। तो अभी कितने दिनों के लिए आपने क्या अमाउंट निकाला, ये हिसाब सारा आपके पास नहीं होता, ये सारा तो बैंक के पास ही रहता है कि कितने दिनों के लिए क्या कितना इंटरेस्ट बनता है। तो वो सारा इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट चार्ज वो बैंक करता है आपसे। तो इस चीज का भी जो रिकॉर्ड है वो पासबुक में आ जाता है, लेकिन कैश बुक में नहीं आ पाता। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका डिफरेंस टाइम गैप की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास बैंक चार्जेस। बैंक के भी बहुत तरह के चार्जेस होते हैं, जैसे वो एसएमएस भेजते हैं या कुछ और आपको फैसिलिटीज देते हैं या कोई कमीशन वगैरह, मतलब कुछ भी इस टाइप में वो चार्ज आपसे करते हैं टाइम टू टाइम। तो वो चीज की भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ऐसे ही कुछ कमीशन चार्ज बाय बैंक, कोई कमीशन जो है कुछ बैंक कमीशन भी चार्ज करते हैं किसी चीज के ऊपर, तो वो भी इसी में आप लेके चलो। तो इन चीजों के बारे में जो है फर्म को नहीं क्लियर है, सो दैट्स वाई ये डिफरेंस जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। अगर आप कभी कस्टमर मेरे अकाउंट में जाके सीधा ही पैसा जमा करा देता है, डायरेक्ट डिपॉजिटेड, ठीक है, तो अब इससे भी मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, पासबुक में तो वो शो हो जाएगा, लेकिन कैश बुक में वो शो नहीं होगा। ठीक है, अब इस चीज की भी इंफॉर्मेशन बैंक में ही गई है, तो डायरेक्ट डिपॉजिट कराया है उस पर्सन ने बैंक में जाके। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अब क्या होता है कि अगर हम लोगों ने कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है, या तो होती है शेयर्स में या फिर होती है डिवेंचर्स वगैरह में। तो ठीक है, अगर मैंने अपने अकाउंट्स का नंबर दिया है, और अब अगर मेरे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है तो डिविडेंड आएगा, और अगर मेरी डिवेंचर्स वगैरह में या किसी भी इस टाइप की मेरे डेप्ट वगैरह में मैंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैं इंटरेस्ट यहाँ पर रिसीव करती हूँ। तो ये सब चीजें जो है, डिविडेंड है या इंटरेस्ट है, ये कैश में आकर के हमारे बैंक में आता है। ठीक है, और बैंक इसमें बैंक जो है ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाता है, वो अपने आप ही हमारे पास वो पैसा आ जाता है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। एथ पॉइंट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक। तो ये भी पासबुक में आपका इंक्रीज करेगा और कैश बुक में इंक्रीज नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर के भी यहाँ पे, मतलब जैसे कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि हमारा बिल वगैरह कोई, जैसे हमारा कोई बिल है या कोई हमारे बच्चों की फीसिस हैं, वो डायरेक्ट हमारे बैंक से ही चली जाए, तो वो भी ऐसे हो सकता है कि हम अपने बैंक के थ्रू कुछ भी डायरेक्ट पेमेंट करवा देते हैं। तो डायरेक्ट पेमेंट बाय कुछ भी, किसी भी चीज की वो पेमेंट हो सकती है, तो ये ऑफिशियली होना चाहिए डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। बैंक ने किसी भी ऑफिशियली, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी अपने घर के लिए, लेकिन आपको ऑफिशियली की बात कर रही हूँ यहाँ पर। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, अगर पेमेंट मैंने कह दिया कि मेरे इस कस्टमर को आप डायरेक्ट पेमेंट कर दिया करो हर साल या हर महीने या हर 15 दिनों बाद, तो वो अब उनको इंस्ट्रक्शन मैंने दे रखी है या उनको परमिशन दे रखी है, तो वो मेरी तरफ से मेरे यहाँ पे वो डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। इससे भी क्या होगा, बैंक का
जो कॉलम है वो डिक्रीज हो जाएगा, कैश पासबुक में वो कम से शो होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन है, तो दैट्स व्हाई कैश बुक आपकी उस टाइम पे ज्यादा से शो हो सकती है, और फिर से दोनों में डिफरेंसेस आएंगे। क्लियर है? तो ये डिफरेंसेस वो थे जो टाइम गैप की वजह से आते हैं। नेक्स्ट आपका जो डिफरेंस मैंने बताया यहाँ पर है वो एरर कमिटेड। ठीक है, एरर कमिटेड भी आपकी दो तरह से हो सकती है, तो ये पॉइंट आपके क्लियर है। एरर कमिटेड में आपके टू टाइप्स हैं, ये देखो, एक तो एरर जो है वो फर्म से ही हो सकती है, एक एरर है जो वो बैंक से हो सकती है, दोनों से ही हो सकती है, गलती तो किसी से भी हो जाती है। अब फर्म से कैसी एरर हो सकती है? सच एरर जैसे चेक इशू टू अ क्रेडिटर बट ओमिटेड, भूल गए, अब इशू करके ही भूल गए, ओमिटेड हो गया। ठीक है, ऐसे चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, तब भी भूल गए, डिपॉजिट करा के भूल गए। मतलब भूलने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भूल गए, उसको उसकी एंट्री ही नहीं करी अपनी कैश बुक में, भूलने का मतलब यहाँ ये है उसको रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, उसको रिटर्न में उसको मेंशन नहीं किया। तो एरर इन टोटलिंग, ऐसे गलती टोटल में भी हो सकती है, बैलेंसेस में भी हो सकती है, किसी भी पीछे से आते हुए लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, कहीं पर भी मिस्टेक आपकी हो सकती है, तो वो एरर कमिटेड हो सकती है फर्म की तरफ से। उसकी वजह से भी आपके पासबुक और कैश बुक में जो टोटल है वो मैच नहीं करेगा। ऐसे ही गलती बैंक से भी हो सकती है किसी भी टाइप की, तो तब भी पासबुक और कैश बुक में डिफरेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी हमने जो मेन कॉजेज देखे उसके, ठीक है। देन है नीड एंड इम्पोर्टेंस, फिर भी हमें क्यों जरूरत है इसकी, अब आपको ये देखना है। एक बैंक रिकॉन्सिलेशन जो स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस रखती है, ये लोकेट करती है सारी एरर्स को और हमें श्योर करती है कि हमारा जो भी कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको हमें रेक्टिफाई करना होता है। ठीक है, और ये रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है कस्टमर बिकम श्योर, इससे श्योर हो जाते हैं कि कोई करेक्टनेस ऑफ द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक, जो भी कैश बुक में शो हो रहा है वो बिल्कुल सही है। Or reconciliation statement facilitates the preparation of the revised cash book, and periodic preparation of this statement reduces the chances of embezzlement by the staff of the firm, even that of the bank. तो ये सब आप पॉइंट्स एक बार देख लेना, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हेल्प्स इन द रिवीलिंग द अननेसेसरी डिले इन द कलेक्शन ऑफ द चेक्स बाय द बैंक, ये हेल्प करती है इसमें भी। एंड इट ऑल्सो helps in keeping a track of checks which have been sent to the bank for the collection. तो ये नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स है, इसका छोटा सा टॉपिक है, ये आप एक बार इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट आपका जो मेन टॉपिक आ रहा है दैट इज द प्रोसीजर। ठीक है, तो ये कॉजेज आपको क्लियर हो ही गए होंगे। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है प्रोसीजर, ये अभी स्टेप्स कैसे लेने हैं। मैं आपको प्रोसीजर, मैं आपको ये थ्योरेटिकली आप खुद रीड करोगे, मैं सीधा प्रैक्टिकली आपको इसका प्रोसीजर बता रही हूँ, और प्रैक्टिकली इसका मैं सीधा आपको बता रही हूँ इसका फॉर्मेट। ठीक है, तो मेरे साथ इसका फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे साथ साथ। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऐसे ही आपको लिखना होता है, एज ऑन, आप जिस पर्टिकुलर डेट को आप बना रहे हो ईयर के साथ में उसको आप मेंशन कर देना। ठीक है, इसमें जो आपके पास कॉलम आएंगे वो देखिए, ठीक है, ऐसे ये आपका दो कॉलम आए, प्लस माइनस। ओके, ये पर्टिकुलर लाइक दिस, ये आपका फॉर्मेट है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। प्रोसीजर मैं बताने वाली हूँ आपको इसमें। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो इसमें फर्स्ट आइटम आती है वो आपके पास आता है बैलेंस। अब बैलेंस किस चीज का हो सकता है, मैंने आपको बोला कि हमारे पास कैश बुक भी है और पासबुक भी है, आपके पास चारों में से कोई भी बैलेंसेस हो सकते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ एज पर कैश बुक, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब डेबिट बैलेंस अगर आता है तो वो फेवरेबल है, मतलब वो पॉजिटिव है। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है कैश बुक का तो वो अनफेवरेबल है, ओवरड्राफ्ट है, माइनस में है। ठीक है, ये कैश बुक की बात कर रही हूँ। अगर आपके पास कैश बुक के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और अगर आपको पासबुक की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ये अनफेवरेबल है, ये नेगेटिव है, ओवरड्राफ्ट है। और अगर क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक है तो ये फेवरेबल है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, इन चारों में से आपके पास कोई भी बैलेंस गिवन हो सकता है। अब ये आपको एज पर कैश बुक बनानी है या एज पर पासबुक बनानी है, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा ऑलवेज। मैं अभी आपको कैश बैंक रिकॉन्सिलेशन बना रही हूँ एज पर कैश बुक, तो एज पर कैश बुक में आपके पास दो ऑप्शन हो सकती हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, मतलब जो इस ये टॉपिक है ये आपका कैश बुक के अकॉर्डिंगली मैं बना रही हूँ।
ऑन द बिहाफ ऑफ कैश बुक। यहाँ पर कैश बुक है, एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो कैश बुक में आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस। तो मैं फर्स्ट बैलेंस लेके चल रही हूँ यहाँ पर, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, ये पॉजिटिव है, मैं आपको पहले बता दूं ये आपका पॉजिटिव बैलेंस है, तो ये फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये अमाउंट लेनी है, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है तो इसको प्लस में यहाँ पर आप मेंशन करोगे, प्लस वाले कॉलम में जितने भी अमाउंट से आपको ये शो कर रखा है। नेक्स्ट अब इसमें क्या ऐड करना है और क्या माइनस करना है, ये आइटम्स आपको माइंड में रखनी है। इसमें क्या है, जो भी मैंने अभी कॉजेज आपके साथ अभी डिस्कस करे हैं, कॉजेज वही रहेंगे, उन्हीं में से ही कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन्हीं में अब आपको ये देखना है कि किस कोज का इफेक्ट जो है वो इस पे पॉजिटिव आ रहा है और किसका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, किसकी वजह से इसका टोटल बढ़ रहा है और किसकी वजह से इसका टोटल कम हो रहा है, आपको ये माइंड में रखना है। बाकी फिर भी मैं अपने तरीके से इसको आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जैसे हमारा पॉइंट था, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया गया है लेकिन वो पेमेंट के लिए भी प्रेजेंट नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है कि हमने अपने कैश बुक में उसको क्या कर दिया है, जैसे इशू करते हैं हम माइनस कर देते हैं, पता है आपको, है ना। अब वो बैंक में कब पहुंचेगा हमें नहीं पता, लेकिन बैंक उसको तभी माइनस करेगा जब वो बैंक में प्रेजेंटेशन के लिए आएगा। ठीक है, लेकिन जब तक के लिए नहीं आएगा तब तक के लिए वो उसमें वो माइनस नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पासबुक का बैलेंस जो है वो ज्यादा से शो हो रहा है और कैश बुक का बैलेंस कम से शो हो रहा है। तो बात को यहाँ आपने समझना है, आपने चेक इशू कर दिया, आपने अपने कैश बुक में से उसको डिडक्ट कर दिया, लेकिन बैंक के पास वो चेक पहुंचा नहीं, बैंक ने उसको माइनस नहीं किया। सो दैट्स व्हाई अभी के लिए क्या करेंगे, जब भी हम ये स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, हम अपनी कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करना चाहते हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को वापस ऐड कर लेंगे, क्योंकि अभी तक वो बैंक की तरफ से डिडक्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए उसको अपनी बुक को उसके साथ मैच करने के लिए अभी हम उसको वापस ऐड कर लेंगे। तो ये पहला पॉइंट आएगा आपके पास, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसको आप ऐड कर लोगे तो आपका जो बैलेंस है उसके साथ मैच हो जाएगा पासबुक के साथ। ठीक है, सेकेंड आइटम जो इसमें आएगी वो क्या है, चेक पेड। मैं साथ में माइनस भी दिखा रही हूँ आपको, साथ में जो माइनस करनी है वो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ लेस। आपको देख पता चल जाएगा, ऐड करने वाली आइटम ऊपर आएंगे और माइनस वाली ये मैं नीचे लिखूंगी। ठीक है, सेकंड आपका, मैं वही कॉजेस पे ही आती हूँ, अगर आपको कॉजेस से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड कॉज था आपका चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब जैसे ही फर्म से आपने चेक रिसीव किया, आपने तो भेज दिया फटाफट से इमीडिएटली कि बैंक में, और अपनी कैश बुक में इसको ऐड कर दिया। अब आपका बैलेंस तो ज्यादा से शो हो गया, लेकिन बैंक जब तक उस चेक को क्लियर नहीं कर लेता, जब तक उसके अंदर वो उसको कैश नहीं करा लेता और उसमें वो पैसा इंक्लूड नहीं हो जाता, तब तक वो पासबुक में उसको ऐड करके नहीं शो करेगा। ठीक है, और आपने तो उसको ऐड कर दिया साथ के साथ, अब आपका बैलेंस यानी कि आपकी कैश बुक का जो बैलेंस है वो ज्यादा से टोटल शो हो रहा है और पासबुक कम से हो रहा है। तो अभी हमें पासबुक के इक्विवेलेंट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस डिडक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट आपका, जो मैं ये कॉजेस के पॉइंट उठा रही हूँ आपके, जो भी मैंने आपसे डिस्कस करे हैं, वहीं से मैं आपको प्रोसेस भी बताती जा रही हूँ और वो सारे पॉइंट्स आपको बताती जा रही हूँ कि क्या ऐड होगा और क्या लेस होगा। तो सेकंड पॉइंट आपका माइनस हो जाएगा इसमें, इसका यहाँ माइनस करने के लिए यहाँ पर मैं 1 लिख रही हूँ, चेक्स पेड बट नॉट कलेक्टेड, या फिर बट चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट। ओके, ये पॉइंट अब आपका माइनस हो जाएगा, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने भी क्रेडिट नहीं किया। अब हम इसको अपने में से ही माइनस कर देंगे कैश बुक में। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपके पास है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, यहाँ पर कैश बुक में तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया इस पॉइंट को। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना इंटरेस्ट अलाउ हुआ है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये हमारी ऐड की आइटम में आ जाएगा, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, वो भी सेम है। इंटरेस्ट, सॉरी नहीं, उल्टा रिवर्स है ये। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या बैंक चार्ज करेंगे, इस टाइप में कुछ भी जो चार्जेस होते हैं वो बैंक अपने उसमें से माइनस कर देता है। पासबुक में से तो माइनस हो गए, कैश बुक में से माइनस नहीं हुए, हमारा बैलेंस ज्यादा से आ रहा है, लेकिन अब हम उसको शो माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट चार्ज, मैं सारा कुछ लिख देती हूँ। बैंक चार्जेस, कोई भी तरह के जो चार्जेस जो बैंक चार्ज करता है हमसे, या फिर कमीशन चार्जेस बाय बैंक, अब हम भी इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये चार्ज हुए हैं तो पासबुक में से डिडक्ट हुए हैं, अब अपनी कैश बुक में से भी हम इसको डिडक्ट कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास आ रहा है डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। अब कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया है, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर। अब हमारा पासबुक में तो ऐड हो गया, कैश बुक में ऐड नहीं हुआ, अब आप ऐड कर दो। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने बैंक में जाके डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया, अब आप उसको डायरेक्टली, अब आप भी उसको ऐड कर दो अपनी कैश बुक में। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अगर हमारे पास इंटरेस्ट आता है, कहीं से डिविडेंड आता है, लेकिन वो हमारे पास डायरेक्ट बैंक में ही आ रहा है, तो उससे भी हमारा पासबुक इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अब हम अपनी चेकबुक को भी इंक्रीज कर लें बराबर लाने के लिए उसको। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है, ठीक है, ये रिसीव्ड है बाय बैंक डायरेक्टली, डायरेक्टली बैंक में ये कलेक्ट हुआ है, या कलेक्टेड लिख सकते हो आप, कलेक्टेड बाय बैंक। ओके, तो ये आपके वो कॉजेज थे जो टाइम कैप की वजह से थे। अभी मैं दूसरे भी ले लेती हूँ, इसमें अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है बाय फर्म, फर्म से अगर कोई गलतियां हो जाती हैं, फर्म क्या गलती कर सकती है, मैंने आपको बताया था ओमिटेड, भूल जाती है। जैसे चेक चेक इशू किए बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड करना भूल गई, तो उस केस में अब क्या होगा, रिकॉर्ड करना ही भूल गई, तो वहां पर चेक जब इशू हुआ है तो बैंक में तो वो ऐड हो गया, लेकिन हमने चेक इशूड, सॉरी हमने यहाँ पर माइनस करना भूल गए, बैंक से वो माइनस हो गया, अब हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इशू करेंगे तो आपका अमाउंट कम होता है ना, तो लेकिन इसको आप रिकॉर्ड करना भूल गए, बाद में पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं किया था, अब रिकॉर्ड करोगे तो करना क्या था, इसको माइनस करना था, अभी भी आप माइनस ही कर रहे हो। चेक्स इशूड बट omitted to be recorded, omitted to be record, अब आप इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। क्लियर? देन है चेक्स पेड इनटू बैंक बट omitted to be recorded, चेक पे किया है लेकिन उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, ये इसका रिवर्स हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, अब ये ऐड कर लोगे आप। अब यहाँ चेक आया था हमें, हमने भेजा है बैंक में, लेकिन हम अपना खुद में रिकॉर्ड करना उसको भूल गए, अब आप उसमें अपना ऐड कर लोगे, चेक्स पेड बट, मतलब बैंक में पे किया है, अपने बैंक में भेज दिया है उसको, बैंक में जाएगा तो हमारे अकाउंट में उसका पैसा आ गया है, ऐड हो गया है, पासबुक में ऐड हो गया है, चेक्स पेड इनटू बैंक बट omitted बाय, मतलब omitted टू बी रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग करनी इसकी भूल गए आप। ठीक है, इन कैश बुक, जब कैश बुक में आप रिकॉर्डेड करना भूल गए इसको, तो अब आपने रिकॉर्ड कर दिया, अब ऐड हो जाएगा इसमें। ओके, अब इसके अलावा एक और पॉइंट हो सकता है, एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन द पासबुक, कुछ गलत क्रेडिट कर दिया तो उसको अब हम ऐड कर लेंगे, और अगर कुछ गलत डेबिट कर दिया तो उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, ये 6 पॉइंट इसका आएगा, एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, ठीक है, और एनी अगर रॉन्ग डेबिट है तो उसको आप माइनस कर देंगे, एनी रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक।
तो ये आपका प्रोसेस है। इस तरह से हम लोग ये सारे कॉजेज जो भी मैंने आपको बताए थे, अगर ये कॉजेज आ जाते हैं तो इन कॉजेज को इस तरह से हम ट्रीट करते जाएंगे। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक में ये चीजें ऐड कर देंगे और ये चीजें माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आप दोनों की तरफ से टोटल कर लेना। यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा ये, सॉरी मैं एक बाई मिस्टेक ये हो गया, जो माइनस की आइटम्स थी वो सारी, सॉरी आपको माइनस के लिए कॉलम में शो करनी थी इधर इधर इस साइड। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये प्लस की आइटम्स है आपकी और ये सारी माइनस की आइटम्स है इधर से। ये 1 2 3 एंड 4, ये 4 आइटम्स आपकी माइनस की है। ओके, अब आप प्लस की आइटम सारी इधर प्लस कर लो और ये इधर की माइनस की आइटम सारी माइनस की, इनका भी प्लस कर लो। ये सबका आपने टोटल कर लेना है। दोनों में जो डिफरेंस आएगा, वो जो बैलेंस आएगा, ठीक है, वही आपका यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब ये आपका जो बैलेंस निकल के आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के नाम से उसको शो करके, पासबुक में जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर आपको शो करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कैसे शो करना है। सपोज कर लो यहाँ 20,000 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ 15,000 आ रहा है। अब 5,000 से इधर डिफरेंस आ रहा है ना, लेकिन शो आपको इधर करना है क्योंकि वो पॉजिटिव है आपका। ठीक है, तो यहाँ से 5,000 यहाँ शो करना है। ये मत सोचो कि 15,000 इधर तो 5,000 आएगा, नो। इधर अगर 20 है, इधर अगर 15 है, तो 5,000 से आप इस साइड को मेंशन करोगे। पॉजिटिव बैलेंस आपका, तो इसको डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आपका आएगा। ये डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक था और नीचे बैलेंस में आपके पास आ रहा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर कैश बुक का है बैलेंस और नीचे आपके पास जो बैलेंस आएगा वो पासबुक का यहाँ पर मेंशन करना है आपको। क्लियर है? तो सो स्टूडेंट्स, आज ये हमने फॉर्मेट किया इसी के